यात्रा, प्रकाशन यात्रा शुरू की। आधुनिक हिंदी कविता में काव्य चिंतन, मध्यकालीन काव्य चिंतन और संवेदना, पाश्चात्य काव्य चिंतन, विविधा, हिंदी कथा साहित्य का पुनर्पाठ, मध्यकालीन कविता का पुनर्पाठ तक आप वहां इस यात्रा को लेकर के आए हैं। आपकी नवीनतम कृति जो मेरे देखने में आई है, मध्यकालीन कविता का पुनर्पाठ। तो इस प्रकार आपने साहित्य के विविध अंगों पर बहुत ही गवेषणात्मक और आलोचनात्मक और शोधपरक दृष्टि से उनका विश्लेषण विवेचन किया है। और अभी तक आप 12 पुस्तकों का संपादन कर चुके हैं और आपने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है विश्वकोश निर्माण में। मानव मूल्य परक शब्दावली का विश्वकोश और तुलनात्मक साहित्य का विश्वकोश, इन दो के सहलेखन में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और बड़े सौभाग्य की बात है कि अभी तक 33 विद्यार्थी शोधार्थी आपके मार्गदर्शन में पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर चुके हैं और 55 शोधार्थियों ने एमफिल की उपाधि प्राप्त की है। और जब हम बढ़ते हैं, आपके इस कार्यों को समाज ने, सरकार ने और सबने बहुत सराहा है। एक अनेक पुरस्कारों के द्वारा आपको अलंकृत किया जा चुका है, जिनमें लगभग 2 दर्जन पुरस्कार हैं। मैं केवल कुछ के नाम उल्लेख जरूर करना चाहूंगा। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी का बाबूराव विष्णु पराड़कर पुरस्कार आपको प्राप्त हो चुका है। विश्व हिंदी सेवा सम्मान, मुंबई विश्वविद्यालय का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक सम्मान, भारतीय गौरव सम्मान, साहित्य भूषण सम्मान, पुस्तक भारती संस्थान कनाडा का प्रोफेसर नीलू गुप्ता सम्मान, स्वदेश स्मृति सम्मान सहित आपने लगभग 2 दर्जन पुरस्कारों से आपको विभिन्न संस्थाओं के द्वारा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा अलंकृत किया जा चुका है। और आज आप जिस विषय पर अपना व्याख्यान देने जा रहे हैं वह है स्वाधीनता आंदोलन और हिंदी काव्य। मैं संस्था के अध्यक्ष माननीय प्रोफेसर पूरनचंद टंडन जी से अनुरोध करूंगा कि वे हमारे आज के मुख्य वक्ता का विधिवत स्वागत करें। धन्यवाद प्रोफेसर रवि जी। आदरणीय प्रोफेसर करुणाशंकर जी, आपका नवोन्नयन साहित्यिक सोसाइटी की तरफ से और देश विदेश के जो विद्वान इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं उन सब की तरफ से और समग्र हिंदी जगत की तरफ से मैं अभिनंदन अभिवादन करता हूं। और इस दृष्टि से भी नवोन्नयन साहित्यिक सोसाइटी, आवाज आ रही है ना रवि जी मेरी? जी 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 आ रही है। आपके लिए ये कोई नया मंच नहीं है। हम लोगों को ये सौभाग्य मिला है कि हम फिजिकली जो सेमिनार करते रहे हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें भी आपकी सहभागिता रही है और आपकी विद्वत्तापूर्ण व्याख्यान से हम सब लोग उपकृत हुए हैं और सबने बहुत प्रशंसा भी की थी। इसीलिए हमें लगा कि उद्घाटन वक्तव्य के बाद विधिवत पहले आप ही का व्याख्यान कराएं। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में स्वाधीनता आंदोलन के दौर में लिखे गए संपूर्ण साहित्य के मूल्यांकन के लिए एक बहुत ही सुंदर अवसर जो है उपलब्ध कराया है। हम सब जानते हैं कि मनुष्य की जो भौतिक और सांगठनिक प्रगति है वह इतिहास और काल के आयामों द्वारा निर्दिष्ट होती है। उसका जीवन और सांस्कृतिक विकास काल या इतिहास के अनिवार्य नियमों से संचालित होता है। काल के अनंत प्रवाह में कभी कभी ऐसा अद्भुत क्षण आता है जब काल स्वयं मनुष्य को अपना इतिहास बनाने तथा अपनी नियति का नियंता बनने का अवसर प्रदान करता है। इस दृश्य से जब हम सन 1857 पर विचार करते हैं, जहां से हमारा स्वाधीनता आंदोलन आरंभ होता है, तो देखते हैं कि जो प्रथम स्वाधीनता आंदोलन 1857 में संपन्न होता है वह भारतीय इतिहास का एक ऐसा परिवर्तनकारी बिंदु माना जाता है जब पहली बार पूरा देश एकजुट होकर, इस देश का नागरिक एकजुट होकर, आत्मचिंतन से प्रेरित होकर न केवल संग्राम में सक्रिय सहभागिता करता है बल्कि उसके बाद वह सर्जनात्मक गतिविधि की ओर भी अग्रसर होता है। एक युगांतरकारी परिघटना जो है इसका केंद्रीय वैशिष्ट्य है, जिसमें पहली बार आप देखेंगे कि बड़े पैमाने पर जन सहभागिता देखने को मिली, क्योंकि इसमें देसी शासकों, राजाओं
नवाबों के साथ साथ सैनिकों, किसानों तथा सामान्य जनता ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसके कारण इसे राष्ट्रीय संग्राम का चरित्र प्राप्त हुआ। इस संग्राम में भले ही देशवासियों को अपेक्षित सफलता न मिली हो, परंतु विश्व के सामने यह संदेश चला गया कि समूचा राष्ट्र पहली बार एक बड़ी प्रतिरोधक शक्ति के रूप में उठ खड़ा हुआ है। एक राष्ट्र राज्य के रूप में पहचान निर्मित करने तथा अपनी अस्मिता के संधान में संलग्न करने की दृष्टि से इसका हमारे इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकने तथा उनकी यातना से मुक्त होने की आकांक्षा ने देशवासियों में ऐसी चेतना जगा दी कि वह राष्ट्र प्रेम से अनुप्राणित होकर एक संगठित इकाई के रूप में कार्य करने लगते हैं। इस स्वाधीनता संग्राम की जो परिणति है वह उस पर कम विचार किया जाता है, जबकि असली चीज वही है। इस स्वाधीनता संग्राम का पहला उद्देश्य यह था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त किया जाए। और आप जानते हैं कि 3 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र तत्कालीन गवर्नर जनरल ने इलाहाबाद में प्रस्तुत किया था, जिसके अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करके भारत को सीधे ब्रिटिश सिंहासन के अधीन कर दिया गया। यानी भारत सीधे सीधे ब्रिटेन का उपनिवेश बन गया। यह मतलब इस स्वाधीनता संग्राम का पहला बदलाव था, जिस ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध लड़ा गया था, अंत में उसका शासन तो समाप्त हो ही जाता है। इसमें 1-2 बातें जो और विचारणीय है वह यह है कि पहली बार जब महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आता है तो उसमें उन्होंने 2 चीजें, कॉमन सिविल कोड और दूसरा भारतीय दंड संहिता जो इंडियन पेनल कोड कहते हैं, दोनों को लागू किया। और उसके बारे में श्री नारायण चतुर्वेदी ने, चूंकि इसको हिंदू पुनर्जागरण कहा है, तो उन्होंने एक बड़ी मजेदार बात कही है। उसको मैं इसलिए उद्धृत करना चाहता हूं कि इस दृष्टि से भी इस परिघटना को देखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जब महारानी विक्टोरिया ने कॉमन सिविल कोड, समान आचार संहिता लागू करवाई, तो प्रायः 1000 वर्षों के बाद हिंदुओं को नागरिक अधिकार यानी सिविल राइट्स मिले। हिंदू नागरिकों ने अनुभव किया कि कानून के समक्ष अब वह मुसलमानों के बराबर हो गए हैं। प्रायः 1000 वर्ष से पद दलित, कानून की सुरक्षा से वंचित, निरंकुश शासकों से पीड़ित और नवाबी से त्रस्त हिंदुओं पर इसका जो नैतिक और मानसिक प्रभाव पड़ा, आज उसकी कल्पना करना कठिन है। यानी यह बात जो है इन्होंने कही, और इसी कारण से आप देखेंगे कि यह भारतीय स्वाधीनता संग्राम का जो प्रस्थान बिंदु बनता है, यह प्रस्थान बिंदु भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे जनवादी शासक से भी यह लिखवा देता है कि अंग्रेज राज सुख साज सबे सुख भारी। यानी अंग्रेजों का राज जो है सुख का साज है और सारा सुख भारी है। यानी ये जो प्रशंसा का या राजभक्ति का स्वर आता है, उसका एक बहुत बड़ा कारण यही था कि उन्होंने देखा कि पहली बार जो है इस देश के हिंदुओं को भी मुसलमानों के बराबर अधिकार मिला है। और उसका फल यह हुआ कि 1857 के बाद की जब स्थिति पर आप विचार करें तो आप देखेंगे कि भारतीय मुसलमान सत्ताहीन और पराजित था। कठिन समय में उसके पास स्पष्ट ऐतिहासिक उदाहरण नहीं थे और न ही दिशा निर्देश देने वाला कोई ग्रंथ था। यही कारण है कि जो नव जागरण और राष्ट्रवाद खड़ा होता है वह बहुसंख्यक का राष्ट्रवाद बनता है, वह उनका पूरी तरह से राष्ट्रवाद नहीं बन पाता। भारतीय राष्ट्रवाद के उभार में जो 1857 से हो रहा है, उसमें हिंदू सक्रिय व सुरक्षित था, पर मुसलमान संकट और दुविधा में था। यह ध्यान रखिए। दूसरी बात यह है कि इस दौरान जो नवजागरण बना, उस नवजागरण ने मुक्ति का स्वप्न, भविष्य के प्रति आस्था, रचनात्मक और सृजनशील समाज दिया
और जिसके कारण आप देखते हैं कि पूरा का पूरा जो आधुनिक साहित्य है वह हमारे सामने आता है। जो 90 वर्षों का स्वाधीनता आंदोलन है, इस दौरान पहली बार हिंदी कवियों ने विशेष रूप से भारतीय अस्मिता का मौलिक अन्वेषण करने का कार्य किया और अपनी कविताओं के माध्यम से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का स्वरूप विश्लेषण किया, उसको एक निश्चित आयाम और आकार दिया, उसे समावेशी राष्ट्रवाद के रूप में प्रस्तुत किया, न कि यूरोप के वैज्ञानिक और भौतिकवादी राष्ट्रवाद के रूप में। दूसरी बात यह है कि इस दौर के कवियों ने जो सबसे बड़ा काम किया, मैं 1857 से 1947 के बीच की बात कर रहा हूं, वह भारतीयता का केवल संधान ही नहीं करते बल्कि भारतीयता के निर्माणक तत्वों का भी विश्लेषण करते हैं, उस पर भी विमर्श करते हैं और किस प्रकार से एक समग्र भारतीय दृष्टि का विकास किया जाए, वह इस काल के बड़े कवियों का चिंता का विषय था। राष्ट्र का अस्मिता बोध, जिसको आप भारत बोध भी कह सकते हैं, और देशभक्ति का संबंध हमेशा इतिहास से, संस्कृति से, भारतीय ज्ञान परंपरा से, साहित्यिक समृद्धि से, मानवीय विकास से, आर्थिक समृद्धि से और भाषिक अनुप्रयोग से जोड़कर देखा जाता है। हम सब जानते हैं कि राष्ट्र के जो तत्व निर्धारित किए गए हैं उनमें भूमि है, जन है, संप्रभुता है तथा भाषा है। ये सारी चीजें मिल करके जिस राष्ट्र को एक व्यक्तित्व प्रदान करती हैं, उस राष्ट्रीय व्यक्तित्व की पहचान, उसका अन्वेषण करने, उसे एक निश्चित आयाम और आकार देने और किस प्रकार से देशवासियों में उसको आजाद कराने की प्रबल आकांक्षा भरने का दायित्व इन कवियों ने उठाया, वह हमें समझने की जरूरत है। क्योंकि सारे के सारे कवि, ध्यान में रखिए कि अपने समय की तमाम चुनौतियों से, तमाम कानूनी अड़चनों से और तमाम अंग्रेजी सत्ता के अत्याचारों से पूर्णतः परिचित थे और जिस भारतवर्ष को उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रस्य दक्षिणम वर्षम तत् भारतम नाम भारतीय यत्र संस्कृति, यानी जो हिमालय के दक्षिण में और हिंद महासागर के उत्तर में विस्तृत भूभाग फैला हुआ है, इसका नाम भारतवर्ष है और इसकी संस्कृति भारतीय है। तो इस तथ्य से हमारे कवि जो है बहुत अच्छी तरह से परिचित थे। हमारे कवियों को इसका भी ज्ञान था कि भारतवर्ष के पास यूरोप की तुलना में अधिक भौगोलिक, सांस्कृतिक और भाषिक विविधता है, इसलिए वह अनेक धर्मों, विचारधाराओं, जीवन प्रणालियों, भौगोलिक, सांस्कृतिक और भाषिक विविधता के बावजूद भारतीयता और भारतीय राष्ट्रवाद के निर्माण में जो विद्यमान एकता है, उस पर बहुत ज्यादा जोर जो है इन कवियों ने दिया। सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि जब भारतेंदु युग के कवि आते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि प्रताप नारायण मिश्र जो हैं सीधे सीधे कहते हैं कि सब तज गहौ स्वतंत्रता, नहीं चुप लातई खाओ, राजा करे सुन्याओ है, पासा परय सुदाम। यानी उस समय सत्ता जो कहती थी वही न्याय था। इसलिए उन्होंने प्राचीन भारत का गौरव गान करते हुए देशवासियों को जगाने के लिए उनके भीतर आत्मविश्वास का भाव भरने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि जिनके भय कंपित संसारा, सब जग जिनको तेज पसारा, यूरोप अमेरिका इहाँ सिहाही, भारत भाग सरिस को नाही। यानी इस प्रकार का एक सर्जनात्मक उत्कर्ष जो है आरंभ होता है, जिसको हम छायावाद में अपने सर्वोच्च शिखर पर पाते हैं। इसलिए इन कवियों ने चूंकि देखा कि जो पश्चिमी शिक्षा है, जो अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा है, वह कहीं न कहीं भारतीय संस्कृति, भारतीय अस्मिता, राष्ट्र प्रेम और भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के विरोध में है, वह हमारा ज्यादा अहित करने वाली है। इसलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने निज भाषा के गौरव को भी प्रतिष्ठित किया, निज भाषा उन्नति यह कहा। इसी प्रकार से उन्होंने यह भी कहा कि अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन
को हीन, यानी हम अपनी भाषा के ज्ञान के बगैर हीनता बोध से ग्रस्त होते हैं। हमारे भीतर वह आत्मविश्वास नहीं आता, वह आत्मचैतन्य नहीं आता जिसके हम स्वाभाविक अधिकारी हैं। दिनकर ने 1960 में कहा था कि अगर भारत में अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा चलती है हम बड़े व्यक्तित्व नहीं पैदा कर पाएंगे। तो बड़ा व्यक्तित्व जो है, जो चिंतनशील व्यक्तित्व होता है, जो विश्वस्तरीय होता है, वह अपनी भाषा में निर्मित होता है। इसके साथ ही जब हम द्विवेदी युग की ओर बढ़ते हैं, द्विवेदी युग के पहले भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने बहुत सारी ऐसी मुकरियां लिखी हैं जिसमें अंधेरे नगरी के माध्यम से, जैसे उन्होंने अंग्रेजी सत्ता का जो आप कह सकते हैं कि विरोधाभास है, उनकी जो विसंगति है, और उसको पूरी तरह से खोल करके रख दिया था, उस पर गहन काव्यात्मक आक्रमण किया था। उसी प्रकार से उनकी मुकरियां भी जो हैं वह अंग्रेजों से लेकर अंग्रेजी तक पर प्रहार करती हैं। भीतर भीतर सब रस चूसे, जाहिर भीतर भीतर सब रस चूसे, बाहर से तनमन धन मूसे, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेज। तो अंग्रेजों की जो उन्होंने क्वालिफिकेशन बताई, जो योग्यता बताई, इसी प्रकार से वह जब अंग्रेजी की बात करते हैं तो किस प्रकार से अंग्रेजी संस्कारहीन बनाती हो। कहते हैं कि सब गुरुजन को बुरो बतावे, अपनी खिचड़ी आप पकावे, भीतर तत्व न झूठी तेजी, क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेजी। तो अंग्रेजी के वैशिष्ट्य को जिस ढंग से उन्होंने रूपायित किया वह निश्चित रूप से हम लोगों की आंख खोलने वाला रहा है। इसके बाद आप द्विवेदी युग में जब आते हैं तो महावीर साहब द्विवेदी ने तो गद्य से लेकर भाषा सुधार से लेकर के जो कार्य किया वो तो किया ही। मित्रों, एक और मजेदार बात है कि 1857 से 1947 तक स्वाधीनता आंदोलन, खड़ी बोली हिंदी और आधुनिक हिंदी कविता तीनों सहवर्ती यात्राएं करते हैं, तीनों साथ साथ चलते हैं। यह इस दौर की एक बड़ी उपलब्धि है। इसलिए द्विवेदी युग में जब मैथिली शरण गुप्त भारत भारती लेकर आते हैं, एक प्रकार से वह भारतीयों के मुरझाए मनों पर पानी का छींटा डालने का कार्य करते हैं। देशवासियों में एक प्रकार की उत्तेजना, एक प्रकार का आवेग, एक प्रकार का देश पर मर मिटने का भाव पैदा करते हैं। उस समय भारत भारती जो है उसके जो छंद थे वो ऐसा प्रयाण गीत के रूप में क्रांतिकारियों के मुख पर जो है उतर गए थे, पूरे देश में गाए जाते थे। मैथिली शरण गुप्त की कविता की पंक्तियां हम सब विद्यालयों में भी देखे होंगे कि वहां के दीवारों तक पे लिखी जाती रही है। जब उन्होंने कहा कि भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहा, उसका हिमालय और गंगा जल जहां संपूर्ण लोकों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन भारत वर्ष है। यानी भारतवर्ष के गौरव को जब उन्होंने इस ढंग से उद्घाटित किया तो निश्चित रूप से देशवासियों में जो हिंसा की ग्रंथि पैदा हो गई थी वह निकल जाती है। और इसके बाद आप देखेंगे कि और भी वो कई चीजें कहते हैं कि हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। फिर वह कवियों से भी आह्वान करते हैं, जो कवियों का उस समय का दायित्व था। जब स्वाधीनता संग्राम के कठिन संघर्ष के दिनों में कवियों को अपने दायित्व बोध का कैसे निर्वाह करना चाहिए, इसकी चर्चा वह करते हैं। और कहते हैं कि संसार में कविता अनेकों क्रांतियां है कर चुकी, मुरझे मनों में वेग की विद्युत प्रभाएं भर चुकी। इसलिए कहते हैं कवियों उठो अब तो अहो, कवि कर्म की रक्षा करो, सब नीच भावों का हरण कर उच्च भावों को भरो। यानी देशवासियों में जो हीनता बोध पैदा हो गया है उसका हरण करो, उनमें आत्मविश्वास, आत्मगौरव का भाव जो है भरने का कार्य करें। यानी इस ढंग से आपने देखा होगा कि इन्होंने स्वयं उस समय नवजागरण में एक बड़ी भूमिका अदा की। और यशोधरा हो, विष्णुप्रिया हो, उर्मिला हो, कैकेयी हो, कुब्जा हो, ऐसे नारी पात्रों का इन्होंने एक प्रकार से उद्धार किया जो भारतीय साहित्य में अब तक उपेक्षित रहे हैं। दूसरा बड़ा काम यशोधरा में, जब यशोधरा के मुख से इन्होंने कहलवाया कि स्वयं सुसज्जित करके क्षण में
प्रीतम को प्राणों के पण में, हम ही भेज देती हैं रण में, छात्र धर्म के नाते। यानी इस देश की छत्रांगना के भीतर जो छात्र धर्म का भाव है, जिसकी चर्चा बहुत विस्तार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की है, उसे जगाने का और उसे प्रस्तुत करने का कार्य गुप्त जी ने किया। इनके जो सहवर्ती कवि थे, जिनको हम राम नरेश त्रिपाठी कहते हैं, आप जानते हैं कि राम नरेश त्रिपाठी ने भी देश प्रेम पर प्रचुर लेखन किया। उनकी अधिकांश कविताएं जो हैं देश प्रेम पर आधारित हैं। चूंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जब देश प्रेम का स्वरूप विश्लेषण किया था, तो उन्होंने यह कहा था, जिसे अपने देश से प्रेम होगा वह यहाँ के मनुष्य, पशु पक्षी, वृक्ष वनस्पति, गुल्मलता, नदी निर्झर नाले, तृण, सबसे प्रेम करेगा और वह सबको विदेश में याद करके आंसू बहाएगा। यानी देश प्रेम का मतलब हम यहाँ के मनुष्य से करें, और हमारे देश में जो कुछ भी है उन हम सारी चीजों से अगर हम प्रेम करते हैं तभी हम देश प्रेमी हैं। ऐसा नहीं कि हम हिमालय और गंगा से प्रेम करें और फेनी नदी जो त्रिपुरा में है और जो गारो खासी पूर्वोत्तर की पहाड़ियां हैं उनसे प्रेम ना करें। अगर हम अंडमान निकोबार से प्रेम करें, लक्षद्वीप से प्रेम करें, तभी हम देश प्रेमी हैं। देश प्रेम का मतलब अब हम कश्मीर से कन्याकुमारी वाला मुहावरा भी बदल गया है, क्योंकि अब कश्मीर के उत्तर में लद्दाख आ गया और लद्दाख का जो सबसे उत्तरी हिस्सा है वह सियाचिन हिमखंड पर जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है उसका नाम है इंदिरा वैली। इंदिरा वैली से लेकर भारत का जो सबसे दक्षिणी पॉइंट है, दक्षिणी बिंदु है, वह दक्षिण निकोबार में इंदिरा पॉइंट है। तो कश्मीर से कन्याकुमारी अब भारत नहीं है, इंदिरा वैली से इंदिरा पॉइंट है। और जो पश्चिमी हिस्सा है वह नलिया, जो भारत का वायुसैनिक अड्डा है कच्छ में, नलिया से, और पूर्वी हिस्सा जो भारत का है वह मिजोरम में आइजोल है। तो नलिया से आइजोल तक और इंदिरा वैली से इंदिरा पॉइंट तक भारत के पास जो कुछ है, अगर हम सबसे प्रेम करते हैं तभी देश प्रेम है। तो इस बात को कहीं न कहीं इन कवियों ने समझा था। इसलिए राम नरेश त्रिपाठी ने उस समय सीधे सीधे देशवासियों को पराधीनता से लड़ने, आजाद होने के लिए, मुक्त होने के लिए प्रेरित और प्रभावित किया। उन्होंने कहा कि एक घड़ी की भी परवस्था कोटि नरक के सम है, पल भर की भी स्वतंत्रता 100 स्वर्गों से उत्तम है। यानी स्वतंत्रता जो है सैकड़ों स्वर्ग के बराबर है, उससे बेहतर है। इसलिए उन्होंने कहा कि पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। यानी देशवासियों से उन्होंने कहा कि अगर आप पराधीनता का विरोध नहीं कर रहे हैं, अपनी आजादी के लिए, अपनी स्वाधीनता के लिए नहीं लड़ रहे हैं, तो आप पशुतुल्य हैं। इसलिए उन्होंने यहां तक कहा कि जब तक इस कुतंत्र बंधन में से होंगे हम न स्वतंत्र, तब तक सिद्ध न हो सकता है कोई हितकर मंत्र। यानी हम स्वाधीन होकर ही अपना सर्वतोन्मुखी विकास कर सकते हैं। और उन्होंने उदाहरण दिया कि हमारा देश तो 6 ऋतुओं वाला देश है, स्वर्ग से भी सुंदर है। उन्होंने कहा कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। और इसके कंट्रास्ट में, इसके तनाव में उन्होंने उदाहरण दिए कि विषुवत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक, वह भी अपनी मातृभूमि पर। हिम प्रदेश का वासी जो जीता है नित कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। यानी जो विपरीत परिस्थितियों में रहते हैं, जब वह अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, तो हम तो स्वर्ग से सुंदर जगह पर रहते हैं। इसके बाद जब हम और आगे बढ़ते हैं, छायावादी कवियों के पास आते हैं, तो हम सब जानते हैं कि छायावाद विराट राष्ट्रीय सांस्कृतिक आंदोलन है। इसमें जयशंकर साध ऐसे बहुमुखी साहित्यकार के रूप में आते हैं जो एक प्रकार से अपना स्वाधीनता संग्राम जो है रचनात्मक साहित्य के धरातल पर लड़ते हैं। प्रसाद जी बड़ी चिंता के कवि हैं, वह बड़े प्रश्न उठाते हैं, वह अंतर्दृष्टि और विश्व संदृष्टि संपन्न कवि हैं। इसलिए उनके यहाँ जो भारत बोध है, जो राष्ट्र बोध है, जो अस्मिता बोध है, उसका एक बहुत ही प्रशस्त और व्यापक रूप हमें मिलता है। इनकी राष्ट्रीयता जो है वह जितनी मुखर है
उससे ज्यादा संकेतमयी है, उससे ज्यादा प्रगल्भ है, उससे ज्यादा अर्थगर्भी है, उससे ज्यादा बिंबधर्मी है। इनका संपूर्ण साहित्य जो है देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति का एक विराट विग्रह है। प्रसाद सही मायने में राष्ट्रीय कवि हैं। इन्होंने देश की गुलामी का सबसे बड़ा कारण जो बताया था, कहा था कि शरीरवाद राष्ट्र के पराभव का सबसे बड़ा कारण है। यानी अगर हमारे शासक देह सौंदर्य के पीछे नहीं भागे होते तो शायद यह स्थिति नहीं आती। उन्होंने ये भी कहा कि अंतः संघर्ष भारतीय इतिहास की सबसे दुखद घटना है। जयशंकर साहब की सबसे बड़ी भूमिका है कि वे राष्ट्रीयता को सांस्कृतिक व्यक्तित्व प्रदान करते हैं। इन्होंने लगभग अपने अधिकांश काव्य में, नाटकों में, कहानियों और उपन्यासों में राष्ट्रीय चेतना को आयाम देने का कार्य किया है, उसे निश्चित आकार प्रदान करने का कार्य किया है। बहुत आरंभिक नाटक जो कल्याणी परिणय है उसमें ही इन्होंने लिखा, एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि राष्ट्र पुरुष भारत की, उसमें एक प्रकार इन्होंने वंदना की, उसका स्तवन किया। जब पराधीनता से कोई देश लड़ता है तो अपने राष्ट्र को एक आध्यात्मिक पुरुष, एक उसका अलौकिकीकरण कर देता है। यह मतलब अपने ही देश में नहीं, लगभग विश्व के अधिकांश देशों में होता रहा है। इसलिए हमने भारत माता की परिकल्पना की, भारत को राष्ट्र पुरुष के रूप में देखा। तो वह कहते हैं कि जय 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 आदि भूमि, जय 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 भारत भूमि, जय 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 जन्मभूमि अपने सम प्यारी। यानी इस प्रकार से देश के लिए जय जयकार करते हैं। और आगे चलकर जब जन्मेजय का नाग यज्ञ लिखते हैं तो उसमें वह मनसा और उसकी सखियों के माध्यम से जैसे भारत माता सीधे देशवासियों को संबोधित कर रही हूं, कहलवाते हैं कि क्या सुना नहीं कुछ, अभी पड़े सोते हो, अपने स्वत्वों से स्वयं हाथ धोते हो, क्यों निज स्वतंत्रता की लज्जा खोते हो। वो तो यहां तक कहते हैं जब दर्प भरा अरिचढ़ आता है तब भी तुम में आवेश नहीं आता है। यानी अहंकार में झूमता हुआ शत्रु जो है तुम्हारे ऊपर चढ़ा चला आ रहा है और तुम्हारे भीतर, तुम्हारे मन में उसका प्रतिकार करने का भाव नहीं जग रहा है। यानी इस ढंग से इनके संपूर्ण साहित्य में आप देखेंगे कि बहुत गीतियां जो इनके नाटकों में आती हैं, और महाराणा का महत्व से लेकर पेशोला की प्रतिध्वनि हो, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण हो, अशोक की चिंता हो, प्रलय की छाया हो, यहाँ तक कि कामायनी महाकाव्य में भी हर जगह आप देखेंगे कि राष्ट्रीय चेतना, भारतीय सांस्कृतिक अस्मिता के उन्नयन का भाव जो है वह केंद्र में है। और प्रसाद का संपूर्ण साहित्य जो है वह स्वाधीनता आंदोलन की लय से प्राप्त मुक्ति की प्रबल चेतना को लेकर चलता है, उसका प्रबल आग्रह करता है। और इस दृष्टि से इनका जो स्कंदगुप्त में आया हुआ प्रयाण गीत है वह आप कह सकते हैं कि भारतवर्ष का सच्चा राष्ट्रगीत है, जिसमें न केवल भारत का समूचा इतिहास, समूची परंपरा, समूचा सांस्कृतिक वैभव और सारे महापुरुष एक गीत में समन्वित हो गए हैं, बल्कि भारतवर्ष की ज्ञान परंपरा और त्याग परंपरा और भारतीय इतिहास के वह महत्वपूर्ण बिंदु जिनके कारण भारत भारत है वह भी आ गया है। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार से जब आरंभ करते हैं और उसको आगे बढ़ाते हुए, चूंकि बहुत बड़ा गीत है और उसमें कोई भी ऐसा भारतवर्ष की कोई भी ऐसी बड़ी उपलब्धि नहीं है जिसकी चर्चा ना हुई हो, लेकिन अंत में जो संदेश देते हैं कि वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। मतलब हम दिव्य आर्य संतान हैं। इन्होंने सिंधु सरस्वती सभ्यता की चर्चा की और वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के तट पर थी, उसकी सप्रमाण व्याख्या की। दूसरा बड़ा कार्य इन्होंने किया, इन्होंने जो पश्चिम भक्त इतिहासकार थे भारत के और जो पश्चिमी इतिहासकार थे, जो लगातार यह आरोपित करने का कार्य कर रहे थे कि आर्य भारत में बाहर से आए थे, तो उसका भी ये प्रतिकार करते हैं और कहते हैं किसी का हमने छीना नहीं, हमारी जन्मभूमि थी यही, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, कहीं से हम आए थे नहीं,
हमारी जन्मभूमि थी यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, डंके की चोट पर कहने का कार्य अगर कोई करता है तो वह प्रसाद करते हैं। फिर अंत में देशवासियों को सीधे सीधे कहते हैं कि जिए तो सदा उसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। अपने प्यारे भारतवर्ष पर सर्वस्व न्यौछावर कर देने का जो भाव भरने का कार्य इन्होंने किया है वह बहुत बड़ा कार्य था, बहुत बड़े दायित्व बोध का कार्य था। इसी प्रकार से जब इनका अगला नाटक जो चंद्रगुप्त है उसके भी 2 गीत ऐसे हैं जो सही मायने में राष्ट्रगीत की गरिमा लिए हुए हैं। जब इन्होंने सिंधु नदी के तट पर ग्रीक शिविर में यूनान के सेनापति सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया से भारत प्रेम से अनुप्राणित होकर जो संगीत का अभ्यास करते समय वह गीत गाती है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, यह इनकी राष्ट्रीयता को अंतरराष्ट्रीय स्वरूप, उसे वैश्विक स्वरूप देने का कार्य करता है कि जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। यानी हमारा देश ऐसा है जो अनजान क्षितिज को भी एक सहारा देने का कार्य करता है। तो ऐसी व्याप्ति, ऐसी विराट चेतना, राष्ट्रीयता का ऐसा प्रशस्त और व्यापक रूप हिंदी कविता में ही नहीं, मुझे तो किसी अन्य भाषा की कविता में भी नहीं मिला है। इसी प्रकार से इनका जो प्रयाण गीत आया है चंद्रगुप्त में, जो स्वाधीनता संग्राम के कठिन संघर्ष के दिनों में लिखा गया था और वह कितना ज्यादा ओजपूर्ण है। शिव तांडव स्तोत्र, राम की शक्ति पूजा और जिस गीत की मैं चर्चा कर रहा हूं, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, इन तीनों में लगभग बराबर ओज है। ऐसी ओजपूर्ण कविताएं या गीत भी बहुत कम हैं पूरे विश्व साहित्य में। जब आप सोचिए कि अलका के नेतृत्व में जब पूरी सेना गा रही थी हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, हिमाद्रि तुंग श्रृंग के माध्यम से ऐसा विराट बिंब सृजित कर देते जैसे पूरा का पूरा आसेतु हिमालय पर्यंत जो राष्ट्र है वह गा रहा हो। कहते हैं कि हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। यानी इसकी चर्चा बहुत ज्यादा हुई है। डॉक्टर नामवर सिंह ने, आपको याद होगा, किसी राजनीतिक स्वतंत्रता की कविता कहा, लेकिन प्रसाद के लिए केवल राजनीतिक स्वाधीनता महत्वपूर्ण नहीं थी। राजनीतिक स्वाधीनता के साथ वे नैतिक स्वाधीनता की चर्चा करते हैं, धार्मिक स्वाधीनता, सामाजिक स्वाधीनता, वैयक्तिक स्वाधीनता, सांस्कृतिक स्वाधीनता, मनुष्य के स्वाधीन रूप के जितने भी आयाम हो सकते हैं या स्वतंत्रता के जितने भी रूप हो सकते हैं, उन तमाम रूपों की चर्चा जो है प्रसाद के संपूर्ण साहित्य में आती है। इसलिए आप देखेंगे कि प्रसाद जी की जो स्वदेश चिंता है वह इतिहास के केवल उद्धार की चिंता नहीं है, वह मनुष्य मात्र के नव निर्माण और उज्जवल नव मानववाद के लिए विराट सांस्कृतिक धरातल के गहन अन्वेषण की चिंता है। वे उज्जवल नव मानवता की चर्चा करते हैं, वे विश्व मानवतावाद को एक नया स्वरूप, एक नई परिभाषा देने का कार्य करते हैं। वे मानवीय करुणा के पक्षधर होते हुए भी स्वदेश रक्षा और स्वदेशानुराग को सर्वाधिक महत्व देते हैं। वह उस ब्राह्मण संस्कृति को महत्व देते हैं। अग्निमित्र और अगर इरावती आप पढ़ेंगे तो बौद्धों के निवृत्ति मार्ग ने भारत की परतंत्रता में कितना बड़ा योग किया है उसका वह विश्लेषण करते हैं। और ब्राह्मण संस्कृति का जो यह संदेश है कि अगर कोई अत्याचारी है तो हम शस्त्र उठाकर भी राम और कृष्ण की तरह उसका दमन करें, उसका शमन करें, उसका प्रतिकार करें, इस संदेश को जगाने का और देशवासियों तक पहुंचाने का कार्य जो है प्रसाद का केंद्रीय तत्व है, उनके साहित्य का मर्म है। इसलिए आप देखेंगे कि ये विश्वस्त, इन्होंने अपने एक विश्वस्त सेवक की देखरेख में चंद्रशेखर आजाद को अपने गोदाम में छिपा रखा था। आप सोचिए कि जो प्रसाद बहुत बड़े व्यवसाय को चला रहे होंगे तो उन्होंने उस जमाने में कितनी रिस्क ली थी कि इन्होंने चंद्रशेखर आजाद को सीधे सीधे प्रश्रय दे रखा था। यह आप कह सकते हैं कि इनकी राष्ट्रीय चेतना का एक व्यवहारिक रूप भी है
इसलिए इनकी कविताओं में, इनके साहित्य में जो रागात्मक स्तर पर क्रांतिकारियों से निकटता दिखती है वह बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके बावजूद ध्यान रखिए कि गांधी जी से कोई दूरी भी नहीं रखते, उनके प्रति भी सम्मान रखते हैं। और 1934 में जब काशी विद्यापीठ में भारत माता के मंदिर का उद्घाटन हुआ था तो उस समय प्रसाद जी गांधी जी से मिलते हैं और उनको गीता की प्रति भेंट देते हैं। गांधी जी को जो भी उपहार में चीजें मिलती थी गांधी जी उसको नीलाम करते थे और फिर उससे आंदोलन चलाते थे। यानी एक चीज और आप देखेंगे, गांधी जी जिस प्रकार से हिंद स्वराज में पश्चिमी सभ्यता की अशुभ शक्तियों का पर्दाफाश करते हैं उसे शैतानी सभ्यता कहते हैं। प्रसाद जी कामायनी में भी उसका अत्यंत काव्यात्मक चित्रण करते हैं और बहुत ही प्रखर काव्यात्मक प्रहार करते हैं। दोनों ही यांत्रिक सभ्यता के अतिरेक का विरोध करते हैं। हिंसा का विरोध गांधी ने किया तो प्रसाद ने भी किया। अपनी रक्षा करने में जो चल जाए तुम्हारे कहीं शस्त्र, अब तो यह मैं समझ सकी हूं, अब हिंसक से रक्षा करे शस्त्र, पर जो निरीह उपकारी बन जीवन जीने में हो समर्थ, वह क्यों न जिए उपयोगी बन, इसका मैं समझ सकी न अर्थ। यानी इस प्रकार से हिंसा का विरोध भी करते हैं। गांधी ने चरखा चलाया तो प्रसाद जी श्रद्धा से तकली चल रही, तकली धीरे धीरे, प्रिय गए खेलने को वह तकली चलवा देते हैं। यानी कहीं न कहीं गांधी जी के प्रभाव को पूरी तरह से नकारते नहीं हैं, लेकिन उनका रागात्मक बोध जो है वह क्रांतिकारियों के निकट है, ये हमें समझकर चलना होगा। इसलिए आप देखेंगे कि महाराणा का महत्व कविता में वह विदेशी शत्रु के मुख से भी महाराणा प्रताप का यशोगान करवाते हैं। अपने यहाँ कहा जाता है कि महापुरुष वही है, वीर वही है जिसकी शत्रु भी प्रशंसा करे। तो वह शत्रु कहता है कि सच्चा साधक है सपूत निज देश का, मुक्त पवन में पला हुआ वह वीर है। इसी प्रकार से शेर सिंह का शस्त्र समर्पण लाल सिंह की गद्दारी के कारण, जिसने तोप में आटा भर दिया था बारूद भरने के बजाय, जिसके कारण शेर सिंह को अंग्रेजों के सामने शस्त्र समर्पण करना पड़ा, तो वह एक प्रकार से सिख जाति की, हमारे राष्ट्र की और कृपाण धर्म की पराजय है। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण इसलिए और ज्यादा त्रासद है, वह सिख का शस्त्र समर्पण है जिनका धर्म ही शस्त्र धर्म है। ध्यान रखिए, क्योंकि सिख सदैव शस्त्र धारण करते हैं। इसलिए वह कहता है कि देख दिए देता है सिंहों का समूह, नखदंत आज अपना। यानी यह जो समर्पण का बोध है, उस बोध के माध्यम से जो त्रासदी, जो गद्दारी को उन्होंने लाल सिंह के लिए कहा कि वह राष्ट्र का जीवित कलुष एवं अभिशाप है, यानी वह पाप की साकार प्रतिमा है जो गद्दार है। यानी ये जो चेतना थी वह लगातार देशभक्त और देश के गद्दारों को अपने नाटकों के पात्रों के माध्यम से, अपनी कविताओं में, अपनी कहानियों और उपन्यासों के माध्यम से जो आमने सामने तनाव के रूप में लाते हैं। नई कविता जिन तनावों की बात करती है वह आंतरिक तनाव मानसिक धरातल पर जितना प्रसाद के साहित्य में घटित हुआ है उतना और कहीं नहीं है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि वह पौराणिक आख्यान और ऐतिहासिक चेतना को कठिन समय में बात कहने के औजार के रूप में चुनते हैं, क्योंकि उस समय जो सेंसरशिप थी उसमें इससे बहुत ज्यादा बच सकने की गुंजाइश नहीं थी। इसी प्रकार से कुछ ऐसे प्रसंग आते हैं जहां जैसे श्रद्धा और एक दो प्रसंग में इड़ा, जब वह पुरुष की पथ प्रदर्शिका बनती हैं, तो श्रद्धा जब मन से कहती कि डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र खिंची आवेगी सकल समृद्धि, तो ऐसा लगता है जैसे भारत माता सीधे भारतीयों को संबोधित कर रही हो, वहां श्रद्धा केवल मन को संबोधित कर रही है। यह बात नहीं लगती जब वह कहती कि शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त
विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उनका करें समस्त विजयनी मानवता हो जाए। यानी उस समय भारतवासी 33 करोड़ थे, अगर 33 करोड़ एकजुट हो जाए तो भारत कभी भी आजाद हो सकता है और हम पूरी मनुष्यता को विजयनी बना सकते हैं। आज तो हम 140 करोड़ हैं, तो हमारी शक्ति का आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं। इसलिए आज आप देख रहे हैं कि पूरे विश्व का एकमात्र राष्ट्र भारत है, जिसके पास 75 करोड़ लोग आज 35 साल के नीचे हैं, और चीन एक ऐसा देश है जिसके यहाँ 75 करोड़ लोग 75 साल के ऊपर हैं। इसी से आप दोनों देशों की विसंगति का अंदाज लगा सकते हैं। आने वाले समय में जो आपकी भूमिका है उसका एहसास इसी से कर सकते हैं। इसी प्रकार से ईड़ा के संदर्भ में ईड़ा को भी लगभग वही भूमिका एक जगह देते हैं। जब उजड़े हुए सारस्वत प्रदेश का चित्र खींचते हैं तो ऐसा लगता है कि ब्रिटिश सत्ता ने जो भारतवर्ष का आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक शोषण किया है उसका एक विराट बिंब सृजित कर रहे हैं। जब वह कहती कि भौतिक हलचल से यह चंचल हो उठा देश ही था मेरा, इसमें अब तक हूं पड़ी, इसी आशा में आए दिन मेरा, इसी आशा में आए दिन मेरा, मानो भारत माता की पीड़ा व्यंजित हो रही हो। कितनी व्यंजनात्मक पंक्ति है कि भारत माता मानो देशवासियों से कह रही हूं कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब आप लोग इकट्ठे होकर हमें स्वाधीन कराएंगे, आजाद कराएंगे। प्रसाद राष्ट्र एवं शासक के संबंध को शरीर और प्राण के रूपक के माध्यम से व्यंजित करते हैं। जैसे हमारे शरीर में हमारा प्राण कहाँ है हमें नहीं मालूम, पैर का नाखून निकल जाए तो भी जान चली जाएगी, हाथ का नाखून टूट जाए, सर पे चोट लग जाए, शरीर के किसी भी हिस्से में चोट लग जाए तो लगेगा कि जान निकल गई। तो प्राण कहाँ है हम नहीं जानते, पूरे शरीर में रमा हुआ है। तो उसी प्रकार से जो शासक है वह राष्ट्र व्यापी होना चाहिए, उसे राष्ट्ररूपी शरीर में सर्वत्र आद्यंत व्याप्त होना चाहिए। कहते हैं कि प्राण सदृश हो रमो राष्ट्र की इस काया में। यानी यह जो है ईड़ा जब मन को कहती है तो एक प्रकार से यह पूरे विश्व के सारे शासकों के समक्ष जो है एक बहुत बड़ा संदेश था। चूंकि प्रसाद जब कामायनी लिख रहे थे, ध्यान रखिए, द्वितीय विश्व युद्ध की पूर्व पीठिका तैयार हो रही थी और मुसोलिनी का उदय हो चुका था। मुसोलिनी ने कह दिया था कि यूरोप में हर एक देश में एक सिंहासन जो है एक पौरुषवान और प्रभावी व्यक्ति का इंतजार कर रहा है, जिससे तानाशाहों का एक नया दौर शुरू होता है। हिटलर आता है, जब लोकतंत्र पराजित होता है अधिनायक तंत्र आता है, तानाशाही आता है। इसी बात को देख करके प्रसाद जी लोकतंत्र को भी अभिशप्त करवाते हैं। कामदेव जो है जब आधुनिक मनुष्य की सभ्यता पर प्रखर काव्यात्मक आक्रमण करता है, उसकी विसंगतियों का पर्दाभास करता है, तो उस समय वह लोकतंत्र को भी अभिशप्त करता हुआ कहता है कि वो शाप भरा तो प्रजातंत्र, तुम्हारा प्रजातंत्र अभिशप्त होगा या कभी भी जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन नहीं होगा। जनता भले शासकों को चुनेगी लेकिन जनता सबसे ज्यादा उपेक्षित रहेगी। और पूरे विश्व में लगभग वही हाल अब तक के इतिहास में है। चूंकि प्रसाद देख रहे थे कि लोकतंत्र लगातार नष्ट हो रहे हैं, उनकी जगह पर अधिनायक तंत्र आ रहा है। हिटलर, मुसोलिनी जैसे तानाशाहों के अभ्युदय और उनके अंध राष्ट्रवाद से जो उत्पन्न अंतर्दाह है उसके कारण संपूर्ण विश्व किस प्रकार से बेचैन हो रहा था। वह जिस विश्व स्थिति का आकलन अपनी विश्व दृष्टि के आधार पर करते हैं। मैंने आरंभ में ही कहा था कि प्रसाद अंतर्दृष्टि और विश्व संदृष्टि संपन्न रचनाकार हैं। इन्होंने अपने निजी जीवन और विश्व जीवन में कोई अंतर नहीं किया है। प्रसाद के समय का विश्व जीवन ही उनका अपना निजी जीवन भी है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसलिए वह कहते हैं कि वह जिस विश्व स्थिति का आकलन करते हैं और वह विभिन्न राष्ट्रों एवं समाजों के बीच जो विकसित हो रहा पर विरोध का ज्वालामुखी है, जिसके कारण विश्व का कणकण आतंक त्रस्त है, उसकी वह जिन शब्दों में व्यंजना करते हैं, यह हिंदी कविता की बहुत बड़ी उपलब्धि है। समूचे विश्व में उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के आसन्न संकट के समय ऐसी पंक्ति नहीं मिलेगी जब वह कहते हैं कि विश्व विपुल आतंक त्रस्त है, अपने ताप विषम से फैल रही है घनी नीलिमा, अंतर्दाह परम से। और युद्ध क्यों होता है इसका जो उन्होंने सनातन कारण बताया कि था एक पूजता देह दीन, दूसरा अपूर्ण अहंता में
अपने को समझ रहा प्रवीण, दोनों का हठ था दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वासहीन, फिर क्यों न तर्क को शस्त्रों से, वह करे सिद्ध क्यों हो न युद्ध। जब हम तर्क को, अपनी बात को मनवाने के लिए हथियारों का सहारा लेते हैं, तब युद्ध होता है। ये जो उन्होंने सनातन कारण गिनाया है, बहुत बड़ी बात है। चूंकि प्रसाद पर काफी बात हो गई, तब आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद के कवियों में आप देखेंगे माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा हो, पर्वत की अभिलाषा हो, ये सब बहुचर्चित कविताएं रही हैं। इन्होंने 2 मई 1925 को कर्मवीर में नृसिंह नाम से कविता लिखी और महाराणा प्रताप पर लिखी। इन्होंने महाराणा प्रताप के बारे में कहा कि परम पूज्य राणा प्रताप का हृदय हमें दो हे भगवान, स्वाभिमान स्वाधीन भाव पर हुए हम समुचित बलिदान, लोकमान्य से अभय हृदय हो, छेड़े हम स्वराज की तान, सबल शिवाजी का दिल लेकर करे दास्ता का अवसान। यानी महापुरुषों के व्यक्तित्व के माध्यम से देशवासियों को सीधे सीधे संबोधित करते हैं। इसी प्रकार से जब हम निराला जी पर आते हैं, तो निराला जी सीधे सीधे तत्कालीन देशवासियों को कहते हैं कि शेरों की माद में आया है आज स्यार, जागो फिर एक बार। यानी भारत कई बार जागा है, जब जरूरत पड़ी है तब जागा है। राष्ट्र की रक्षा के लिए, राष्ट्रीय अस्मिता की रक्षा के लिए, राष्ट्रीय संस्कृति की रक्षा के लिए, हमारे देश की पहचान के लिए, तो वही फिर से वह जगाने का कार्य करते हैं। निराला की अधिकांश कविताएं जो है जागरण के स्वर को लेकर चलती हैं। क्योंकि छायावादी कवि जो भी थे, ये सब सांकेतिक भाषा का, प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग करते थे। इसलिए प्रत्यक्ष उद्बोधन कम और सूक्ष्म और सांकेतिक चित्रण ज्यादा मिलता है। ये सारे के सारे कवि बिंबों में बात करने वाले कवि थे, बिंबों में सोचने वाले कवि थे। इसलिए इनके चिंतन का धरातल जो है वह बहुत ऊंचा और बहुत अलग है। और इन कवियों का सही मूल्यांकन इसलिए भी नहीं हो पाया कि लोग उस धरातल पर और उस मन स्थिति में जाकर के सोच पाने में असमर्थ हैं। क्योंकि हमारे जीवन से वह भावबोध, वह उदात्तता, वह विराटता, वह चिंतन शक्ति गायब होती जा रही है। इसलिए हम उस धरातल पर सोच करके उनको समझ ही नहीं पाते हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि भगवती चरण वर्मा ने विस्मृति के फूल नामक कविता लिखी, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे बलिदान का भाव जो है व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जग जीवन के महायज्ञ की बलि वेदी है त्याग, जहां चढ़ाना होगा तुमको अपना अपना भाग। यानी हमें अपना भाग्य, अपने हिस्से का बलिदान देना ही होगा, तभी हम देश को आजाद करा सकते हैं, अपने स्वत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। मित्रों, उस समय कवित्रियां भी कहीं पीछे नहीं थी। महादेवी वर्मा ने कहा कि मेरी लघुता पर आती जिस दिव्य लोक को ब्रीड़ा, पूछो क्या पाल सकेंगे वह मेरे मन की पीड़ा। तो सुभद्रा कुमारी चौहान तो उस समय लोगों के गले का कंठहार ही बन गई थी। तो चाहे झांसी की रानी कविता हो, चाहे झांसी की रानी की समाधि पर हो, वीरों का कैसा हो बसंत, इन कविताओं ने राष्ट्रीय चेतना का भाव भरने का कार्य किया। जलियांवाला बाग में बसंत की बात हो, लोगों के मन में राष्ट्रीय चेतना का जो अमर मंत्र फूंका, उसके कारण जो है पूरा देश आज भी इनका कृतज्ञ माना जाता है। यहाँ तक कि मुक्तिबोध जैसे कवि ने भी जयशंकर प्रसाद के बाद जिस कवित्री पर लिखा वो सुभद्रा कुमारी चौहान है। इनके महत्व का उन्होंने भी निर्धारण किया। जब उन्होंने उस समय कहा कि सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भिरटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। यानी फिरंगी को दूर करने की जब सबने ठान ली तो देश का आजाद होना तय था। आप जानते हैं किसी ने उन्हें पुरस्कार के लिए कहा, तो उन्होंने कहा कि पुरस्कार कैसा। उन्होंने पुरस्कार का स्वरूप विश्लेषण जो किया है वह भी हम लोगों को, विशेष करके देशभक्ति के चाहने वालों के लिए बहुत अनिवार्य तत्व है। वो कहती हैं कि हर पत्थर पर लिखा जहां बलिदान लक्ष्मीबाई का, कौन मूल्य है वहां सुभद्रा की कविता चतुराई का। यानी जहां पर लक्ष्मीबाई का बलिदान हो वहां सुभद्रा कुमारी की कविता का क्या मतलब है, उसको पुरस्कृत करने का क्या महत्व है।
यानी जो बलिदान के प्रति, शहीदों के प्रति जो सम्मान का भाव है, उस भाव को समझने की जरूरत है। मित्रों, इसके बाद के कवियों में बच्चन हो, रामेश्वर शुक्लांचल हो, नरेंद्र शर्मा हो, सबने प्रभात फेरी से लेकर अलग प्रकार की कविताएं लिखी। दिनकर जो हैं राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा को आगे बढ़ाते हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीर ने तो यहाँ तक कहा कि कब कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। तो क्रांति की बातें भी हुई। दिनकर ने जो है सीधे सीधे पराधीनता को, स्वाधीनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दासत्व जहां है वहीं स्तब्ध जीवन है, स्वातंत्र निरंतर समर सनातन रण है। अगर हम स्वाधीन होना चाहते तो हमें एक सनातन रण में कूदना पड़ेगा। यानी जैसे हर जीवन निरंतर संघर्ष का दूसरा नाम है, वैसे स्वतंत्रता भी निरंतर संघर्ष का दूसरा नाम है। हम अगर स्वतंत्र रहना चाहते हैं, अपने राष्ट्र की अस्मिता को बचाए रखना चाहते हैं, तो हमें हर पल संघर्षरत रहना होगा। इसी प्रकार से जब बलिदान देने की बात आती है, युद्ध की बात आती है, तो वह भी देशवासियों के मन में बलिदान का भाव पैदा करते हैं। वो कहते हैं कि धुंधली हुई दिशाएं, छाने लगा कुहासा, कुचली हुई शिखा से आने लगा धुआंसा, कोई मुझे बता दे क्या आज हो रहा है, मुंह को छिपा तिमिर में क्यों तेज रो रहा है, दाता पुकार मेरी संदीप्ति को जिला दे, बुझती हुई शिखा को संजीवनी पिला दे, प्यारे स्वदेश के हित अंगार मांगता हूं, चढ़ती जवानियों का श्रृंगार मांगता हूं। तो सीधे सीधे देश के नवयुवकों से बलिदान की प्रार्थना करते हैं, आग्रह करते हैं। यानी वह ऐसा क्षण था जब हर कवि अपने राष्ट्रीय दायित्व को, अपने सांस्कृतिक दायित्व को, अपने देशभक्ति परक दायित्व को समझ रहा था और उसके निर्वाह में लगातार लगा हुआ था। शिवमंगल सिंह सुमन की कविता है पथ भूल न जाना पथिक कहीं, तो उसमें भी वो एक बिंब सृजित करते हैं। वो कहते हैं कि कुछ मस्तक कम पड़ते होंगे जब महाकाल की माला में मां मांग रही होगी आहुति, जब स्वतंत्रता की ज्वाला में पल भर भी पड़ असमंजस में, पथ भूल न जाना पथिक कहीं। यानी उस समय बलिदान देने में, अपने आप को न्यौछावर करने में जरा भी चूक नहीं करना, जरा भी दुविधाग्रस्त नहीं होना, असमंजस में नहीं पड़ना, सीधे सीधे अपना सर कटाकर माता के चरणों में रख देना। यानी ये जो भाव है, यह सर्वोच्च बलिदान के लिए देशवासियों को प्रेरित करने का भाव है और यही कवियों का दायित्व बोध है। अंतिम कविता जो 15 अगस्त 1947 को, जब देश आजाद होती 1942 को लेकर के भी बहुत कविताएं लिखी गई। चूंकि समय लगभग समाप्ति की ओर है तो बहुत सारी कविताओं की चर्चा करना संभव नहीं लग रहा है, लेकिन 15 अगस्त 1947 को मैथिली शरण गुप्त से लेकर सुमित्रानंद पंत तक और नई पीढ़ी के कवियों तक सबने कविताएं लिखी। चूंकि अधिकांश कवियों की कविताएं जो हैं भावनात्मक थी, उद्बोधन परक थी, देशवासियों को एक प्रकार से स्वाधीनता के गौरव बोध को लेकर के उनमें विश्वास भरने के लिए थी, स्वीकृति का भाव भरने के लिए थी। लेकिन एक कविता जो गिरिजा कुमार माथुर की है, वह सबसे ज्यादा रणनीतिक कविता है। 15 अगस्त 1947 को हमें जब आज़ादी मिली, तो हम सब जानते हैं कि 14 अगस्त की आधी रात को आज़ादी मिली। वहाँ अंधेरी रात थी, काली रात थी, विभाजन की त्रासदी के साथ मिली। इसलिए देशवासियों को सही संदेश देने का कार्य जो है गिरिजा कुमार माथुर की यह कविता करती है, जब वह कहते हैं कि आज जीत की रात पार हुए, सावधान रहना। उपलब्धि पाने के बाद उपलब्धि की रक्षा करना जो है बड़ी चुनौती होती है। इसलिए कहते हैं कि खुले देश के द्वार अचल दीपक समान रहना। अब देश के द्वार खुल गए हैं, इसलिए हमें उनकी रक्षा के लिए दीपक की तरह अचल रहना है। कहते हैं कि ऊंची हुई मशाल हमारी, आगे कठिन डगर है, शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। आप जानते हैं कि अंग्रेज गए थे तो भारत महाशक्ति न बन पाए, बड़ा राष्ट्र न बन पाए,
इसलिए वह केवल भारत का विभाजन करके नहीं गए, जबकि कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ समेत 560 रियासतों को भी भारत के हृदय प्रदेश में आजाद छोड़कर चले गए कि वह भारत के लिए ऐसा शूल बने कि भारत कभी भी एक न हो पाए। हम सब जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के माध्यम से किस प्रकार से भारत एकजुट होता है, एक राष्ट्र राज्य के स्वरूप को पूरी तरह से प्राप्त करता है। अंग्रेजों ने कितना बड़ा षड्यंत्र, कितनी बड़ी शैतानी, आप कह सकते हैं कितना कमीनापन दिखाया था, इसी से आप अंदाज लगा सकते हैं। इसलिए गिरिजा कुमार माथुर आगे कहते हैं कि शोषण से मृत है समाज, यानी अंग्रेजों ने सारी संपत्ति लूट ली है, कमजोर हमारा घर है। हम भले लड़े हैं, आजादी पा गए हैं, लेकिन हमारे पास वैसा सैन्य बल नहीं है, वैसी संपत्ति नहीं है, वैसी समृद्धि नहीं कि हम पूरे देश को सुरक्षित रख सके। इसलिए वह कहते हैं कि किंतु आ रही नई जिंदगी, यह विश्वास अमर है, जो हम स्वाधीन भारत में नया जीवन प्राप्त करने जा रहे हैं, इस अमर विश्वास को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। कहते हैं कि जन गंगा में ज्वार, विभाजन के बाद जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे पूरे देश में, जो एक प्रकार से ज्वार की भांति उठा हुआ ईर्ष्या, द्वेष और आपसी संघर्ष का माहौल था, उसकी तरफ संकेत कहते हैं कि करते हैं और कहते हैं जन गंगा में ज्वार, लहर तुम प्रवाह मान रहना, पहरुए सावधान रहना। यानी इस प्रकार से देश के रक्षकों को वह सावधान करने का कार्य करते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ मित्रों, 1857 से लेकर 1947 के बीच जो कविताएं रची गई हैं, वह कविताएं जो हैं देशभक्ति की कविताएं हैं, राष्ट्रीय जागरण की कविताएं हैं, भारतवासियों में सांस्कृतिक बोध, सांस्कृतिक अस्मिता और आत्मविश्वास का दर्शन भरने का काम करने वाली कविताएं हैं। इसलिए आप देखेंगे कि 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम से आरंभ होकर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक जो कालातीत जाति स्मृति का एक जैविक अंग बन करके हिंदी कविता प्रस्तुत होती है, और उसका अपना कोई सानी नहीं है। इस दौरान पूर्ण स्वराज की प्राप्ति और संप्रभु राष्ट्र के रूप में भारत को कैसे स्वाधीन करा के उसकी पुनर्प्रतिष्ठा की जाए, यह इन कवियों की चिंता का मुख्य विषय था। इसलिए इस दौरान जो देशभक्ति है, राष्ट्रीय जागरण का भाव है, देश के सांस्कृतिक वैभव, उसकी ज्ञान मीमांसा को, उसके पारंपरिक वैभव को, उसके आध्यात्मिक वैभव को रेखांकित करने का भाव है, तो वह कहीं न कहीं भारत बोध, भारतीय अस्मिता बोध से परिचालित है और भारत के खोए हुए गौरव को पुनः प्रतिष्ठित करने का कार्य इन कवियों ने किया है। मित्रों, मैं बड़े भाई डॉक्टर प्रोफेसर पूरनचंद टंडन जी को धन्यवाद देता हूं और नव उन्नयन सोसाइटी के सभी पदाधिकारियों, सारे प्राध्यापकों और मित्रों को धन्यवाद देता हूं कि आपसे बातचीत करने का हमें सुअवसर मिला। मित्रों, आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान यह हम सबका नैतिक कर्तव्य है कि इस दौरान जो 90 सालों में उत्कृष्ट साहित्य लिखा गया है, गुण और परिमाण दोनों ही दृष्टियों से विपुल और उत्कृष्ट साहित्य लिखा गया है, हम उनका एक नया पाठ तैयार करें। और आज भी हमारा देश चूंकि अभिशप्त देश है, ध्यान रखिए, इसलिए आज भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। हम दो ऐसे परमाणु शक्ति संपन्न पड़ोसियों से घिरे हुए हैं, एक की नीति साम्राज्यवादी है और दूसरे की आतंकवादी है। तो हमारी सुरक्षा आज भी बहुत ज्यादा खतरे में है। इसलिए हम भारतीयों में जो देशानुराग है, जो देश प्रेम का भाव है, वह लगातार बनाए रखना है, जगाए रखना है, उसको भरते रहना है। और इस दृष्टि से इस दौर की जो कविता है, उसका जो ऐतिहासिक प्रदेय है, उसका हम नए सिरे से मूल्यांकन करें, तभी हम आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ अपने दायित्व का सम्यक निर्वाह कर पाएंगे। इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी। अगर किसी के मन में कोई सवाल है तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद प्रोफेसर करुणाशंकर जी।
जैसा कि प्रारंभ में ही प्रोफेसर टंडन जी ने कहा था कि जब आप अपना वक्तव्य रखेंगे तब हमें पता चलेगा कि जो बातें हमें आपके परिचय में देनी है वो उससे ज्यादा बातें अभी हमें कहनी चाहिए थी आपके बारे में, और यही हमें इस वक्तव्य के माध्यम से प्रमाणित भी हुआ है, क्योंकि आपने इतना कम समय में 90 वर्ष के जो हिंदी काव्य का पूरा लेखा जोखा इतने बढ़िया तरीके से प्रस्तुत किया है, भारतेंदु युग से लेकर के और 1947 में गिरिजा कुमार माथुर की कविता तक। तो मुझे लगता है कि पूरा गागर में सागर भरने वाला जो प्रयास जिसे हम कहा करते हैं वही है। और इसके माध्यम से आपने जिस बात पर बल दिया है वो यही है कि सारा जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रचा हुआ हमारा साहित्य है ये वास्तव में भारतीय अस्मिता का अन्वेषण है, और हमारा जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो सो गया था उसको जगाने का, जागरण का साहित्य है ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपने इसके माध्यम से आज यह अपना मंतव्य यहाँ प्रस्तुत किया है। और सभी जो हमारे साथ जुड़े हुए, हर समय हमारे पास 95 के करीब मैं देखता रहा हूँ साथी हर समय जुड़े रहे हैं, बीच में कुछ आना जाना भी रहा है, तो लगभग 125 के करीब आज हमारे साथ श्रोता जुड़े हैं। और मुझे देख करके बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि देश के विभिन्न भागों से यहाँ विद्यार्थी, शोधार्थी, प्राध्यापक, साहित्य प्रेमी जुड़े हुए हैं। और मैं केवल उल्लेख खासतौर पर इसलिए करना चाह रहा हूँ कि सुदूर हिमाचल प्रदेश के पोंटा साहब से गुरु गोविंद सिंह डिग्री कॉलेज के विद्यार्थी भी मैंने देखा इसमें जुड़े हुए हैं, और भी बहुत से जुड़े हैं लेकिन उनका सबके नाम लेना संभव नहीं है। तो ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि हमारा ये व्याख्यान पूरे देश के हिंदी प्रेमियों को, साहित्य प्रेमियों को, भाषा प्रेमियों को जोड़ रहा है और उनका बहुत बड़ा मार्गदर्शन कर रहा है। प्रेरणादायक उनके लिए पंक्तियां हैं सारी, और वे इसमें और निश्चित रूप से आगे कार्य करेंगे, ऐसी संभावनाएं जागृत हो रही है। तो मैं 2 प्रश्न आमंत्रित कर सकता हूं, हमारे पास लगभग 7-8 मिनट का समय है। तो यदि कोई साथी प्रश्न करना चाहें तो वे अपना माइक अनम्यूट करें, अपना नाम और स्थान बताएं और संक्षेप में प्रश्न रखें। स्नेहा शर्मा का हाथ शायद खड़ा हुआ है। स्नेहा शर्मा, दिनेश दीक्षित जी। सर दिनेश जी। सर डॉक्टर साहब नमस्कार करता हूं, मैं डॉक्टर दिनेश दीक्षित जी। नमस्कार सर। और मैं आपका बहुत ही प्रशंसक रहा हूं, आपकी ज्ञान गरिमा के आगे नतमस्तक भी हूं। लेकिन मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा थी कि आपने ये जो उद्धृत किया था कि जयशंकर प्रसाद ने अपने गोदान में चंद्रशेखर आजाद को कुछ दिन शरण दी थी, ये कहाँ पर इसका उल्लेख आया है? क्या किसी संस्मरण में है या किसी उनके अन्य उन्होंने इसका उल्लेख किया, या उनके किसी उस वक्त के साथी ने अपने किसी संस्मरण में इसका उल्लेख किया है? हाँ, उनके साथी शिव नारायण शर्मा जो उनके सबसे निकट रहे हैं, उन्होंने संस्मरण में इसका उल्लेख किया है जी, और उसका प्रमाण हमारे पास है। नहीं, धन्यवाद, क्योंकि मेरे पास भी उनके एक संस्मरणों की एक पुस्तक थी, तो वो मैंने पूरी पढ़ी थी, तो उसमें कुछ इस प्रकार का कहीं उल्लेख नहीं था, तो इसलिए मैंने ये जिज्ञासा अपनी शांत करना चाहिए। आशा है आप क्षमा करेंगे। अरे नहीं, अभी मैं प्रसाद पर मेरी किताब परसों पूरी हो जाएगी। मैं 31 साल से लिख रहा हूँ, 31 ईयर से, विद्यार्थी जीवन से लग रहा है वो शोध आपका गहन शोध। प्रसाद जी की जयंती है तो मैं पुस्तक पूरी होने की घोषणा करने वाला हूँ, तो उसका प्रसंग को लिखा है, सप्रमाण लिखा है। शीर्षक क्या रखा है डॉक्टर साहब उसका? जयशंकर प्रसाद महानता के आयाम। ये ग्रंथ का नाम है, 500 पृष्ठों का ग्रंथ हो रहा है जी। बहुत मैंने 31 साल लगाया। प्रसाद जी ने अपने जीवन में 31 साल लिखा था, रचनात्मक लेखन उनका 31 साल का है, और मैंने मूल्यांकन में 31 साल लगाया। क्या बात। आपकी अपनी उम्र तो 31 साल से ज्यादा लगती नहीं सर। मैं कर रहा था तभी ये जो आपकी ये जो पुस्तक आ रही है जी, ये एक बहुत पहले 1970 में एक पुस्तक आई थी प्रसाद पे, उनके समग्र साहित्य को समन्वित करते हुए, प्रसाद प्रतिभा और कला। इसको मैं नहीं देख पाया हूँ, लेकिन मैंने बहुत नई दृष्टियों से चीजों को रखा है। आपकी वो